नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंद पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके आरक्षण और ओबीसी के अंदर जो क्लासिफिकेशन है ओबीसी ए एंड ओबीसी बी के मुद्दे की जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है उस मुद्दे पर। अब आप कहेंगे आज क्यों बताया जा रहा है? आज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे अभी भी इसमें लगा हुआ है। अर्थात जो व्यवस्था अंतिम फैसले लेने से पहले, यानी अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, पर सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट जो कोलकाता हाई कोर्ट है उनके आदेश पर स्टे लगाया था और जो बोले हैं कि जो अभी वर्तमान व्यवस्था चल रही है, सरकार द्वारा जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। तो इसलिए ये आज भी रेलिवेंट है और ये निर्णय 28 जुलाई 2025 को आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सूची, जो ओबीसी सूची है और उसके अंदर जो ओबीसी ए एंड ओबीसी बी पर रोक लगाने वाले आदेश को सस्पेंड कर दिया था। मतलब हाई कोर्ट ने इसमें स्टे लगाया था जिसको ये सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि ये मामला असंवैधानिक है, ओबीसी में विरोध हो रहा है और ये पहली बार हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी पे परत दर परत हम बात करेंगे और ये पूरी चर्चा अदालती आदेश और जो सरकारी गजट है उस पर आधारित है, यानी प्योरली फैक्ट बेस्ड तथ्यों पर आधारित है ये पूरी चर्चा। तो इसको आप सुनिएगा और ये बहुत ही रेलिवेंट लगेगी। और ये भी जानना जरूरी है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ है और कहीं नहीं है? तो नहीं, ये कानूनी तौर पर सही नहीं है, क्योंकि ये पहले भी आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में इस तरीके के सब ग्रुप्स, ओबीसी के अंदर सब ग्रुप्स किए गए हैं। और ये बेसिकली इसलिए किए जाते हैं ताकि ओबीसी के अंदर भी एक असमानता है, तो जो पहले से लाभ ले चुके हैं उनको क्रीमी लेयर करते हैं और क्रीमी लेयर या उसको मतलब एक तरीके से उसको कैटेगरी बी में डाल देते हैं। और जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, मतलब ओबीसी के अंदर भी जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको लाभ मिले आरक्षण का। तो आरक्षण क्या है? बेसिकली ये नौकरी देना नहीं है। आरक्षण का मतलब रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाए इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में, जो शिक्षा के लिए है, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए, और नौकरी में उचित अवसर दिए जाए, ये बेसिकली उसके ऊपर है। तो ये बेसिकली क्या था कि 2000 मतलब इसमें 28 जुलाई बीच में मैं नोट्स देख रहा हूँ, तो ये वही मुद्दा है जिस पर पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने सवाल उठाए थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बोला कि जो हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है वो उचित नहीं है। तो जो सरकार, क्योंकि आरक्षण देना ये सरकार का दायित्व है, सरकार का काम है, मतलब एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा देश जो है ना वेलफेयर स्टेट है। तो आरक्षण का मतलब है रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो, सबका विकास, सबका साथ हो और कैसे समता, इक्विटी स्टैब्लिश किया जाए, सबको उचित अवसर मिले, प्रतिनिधित्व मिले, यही आरक्षण का मेन मकसद है। तो हम यहाँ पर किसी पे बहस या किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे, सिर्फ समझेंगे कि कानून और सरकारी आयोग क्या कहते हैं। तो इसका एक बैकवर्ड कमीशन है, आयोग है, और स्टेट लेवल पे अलग होता है, नेशनल लेवल पे अलग होता है। तो स्टेट लेवल पे जो वेस्ट बंगाल बैकवर्ड कमीशन है उसका था। तो सबसे पहले हाई कोर्ट का क्या स्टैंड था? तो 22 मई 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि 2010 के बाद जो भी ओबीसी सूची में बदलाव हुए हैं और ओबीसी को ए और बी में बांटा गया है, वह प्रक्रिया पूरी तरीके से आयोग के सलाह से नहीं हुई है, लिहाजा इसमें हम रोक लगाते हैं और जाओ पहले आयोग से ठीक से सलाह लो और फिर वर्गीकरण करो। मतलब ओबीसी के अंदर जो है, अब हाईकोर्ट में मामला स्वतः नहीं गया था, हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई थी जिन पर सुनवाई के दौरान ये हुआ था। और हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि जो लोग पहले से नौकरी या पढ़ाई में हैं और आरक्षण का लाभ लेके आए हैं उनको नुकसान नहीं होगा, यानी जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन ये जो वर्गीकरण करके नया ये किया गया है इस पे रोक लगा दी गई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें ओबीसी सूची और आरक्षण को रोका जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आरक्षण देना सरकार का अधिकार है।
अगर आयोग की प्रक्रिया अपनाई जाए तो वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ओबीसी ए ओबीसी बी का विचार कानून के बाहर नहीं है। अब ये इसका जो ये तर्क था, ये ऐसा क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आपको ध्यान है, जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर बनाई जाए जिससे कि उनको आरक्षण के लाभ से बाहर किया जाए। तो और उन्होंने ये भी बोला था कि इसको वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये 1992 का आदेश था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके हवाले से कहा कि ओबीसी के अंदर वर्गीकरण संभव है, लेकिन आयोग की सलाह लेकर उचित रूप से कार्य करें और जिससे क्रीमी लेयर को हटाया जा सके आरक्षण से। तो ओबीसी सभी लोग जानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। अब आयोग ने देखा, जो वेस्ट बंगाल बैकवर्ड कमीशन है, उन्होंने देखा कि ओबीसी के अंदर भी सब लोग एक जैसे पिछड़े नहीं हैं। कुछ लोग सामाजिक और उससे क्या कहते हैं, एजुकेशनली, शैक्षणिक रूप से आगे हो चुके हैं, तो उनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है। तो क्रीमी लेयर बेसिकली एक इंडिविजुअल का है, इंडिविजुअल की है, लेकिन ये जो वर्गीकरण है ये कम्युनिटी बेस्ड है, मतलब ओवरऑल ओबीसी के हिसाब से कम्युनिटी है। तो यानी ओबीसी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, मोस्ट बैकवर्ड, उनको ओबीसी ए में डाला गया। और जिनकी हालात थोड़ी बहुत बेहतर है, यानी वो पिछड़े तो हैं लेकिन थोड़ी बहुत बेहतर है, उनको ओबीसी बी के अंदर डाला गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के अंदर किया गया, यहाँ SC ST की बात नहीं हो रही। और ये था, सरकारी आयोग ने जो अपनी बात बोली कि भाई कुछ लोग ओबीसी के अंदर भी सालों से नौकरियां कर रहे हैं, कॉलेज का फायदा ले रहे हैं, लेकिन कुछ जातियां ऐसे हैं जिनको आज तक मौका ही नहीं मिला, इसलिए वर्गीकरण होना चाहिए। तो मतलब उस एक वर्ग के अंदर ही जबरदस्त असमानता है, उसको एड्रेस किया गया और उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि ठीक है, तो सबको मौका मिले। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि सब लोग को मौका मिले, बराबर मौका मिले, आरक्षण का सब लोग सही से लाभ उठाए। तो कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि कानून, भारत के कानून में, जैसे मैंने मतलब जिसको मंडल प्रिंसिपल कहते हैं या इंदिरा साहनी के, जिसमें ये बोला गया है कि किसी वर्ग के अंदर कुछ लोग ज्यादा पिछड़े हों तो उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जा सकती है, और ये काम सरकार का है, ठीक है। और ओबीसी में इसका विरोध हुआ, हाँ, जिनको ओबीसी बी में डाला जा रहा था वो विरोध कर रहे थे, और जो ए में थे वो समर्थन कर रहे थे, तो ये स्वाभाविक है। तो सभी लोग इसके खिलाफ नहीं थे, पर यह था कि मतभेद हो गया था ओबीसी के अंदर। तो पश्चिम बंगाल में ओबीसी कितने हैं? हालांकि अभी तक कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है। सबसे पहले जो जातिगत जनगणना हुई थी वो आज़ादी से पहले हुई थी, ठीक है। आज़ादी से पहले जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके बाद आज तक नहीं हुई। 2011 में कुछ सांस्कृतिक और ये सब सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन उसके आंकड़े अभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन एक मोटा जो सरकार की एजेंसीज हैं या कुछ NGOs हैं जो उन्होंने कुछ अपने स्तर पे किया है, उसके हिसाब से सरकार मानती है कि 40 से 45% ओबीसी वेस्ट बंगाल में है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पे कभी भी पब्लिश नहीं किया गया है। और वहाँ पर जो ओबीसी का आरक्षण है राज्य में, क्योंकि जो ये ओबीसी की लिस्ट होती है ना, ये स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे होती है, यानी कि रीजनल बेसिस है। एक जाति हो सकती है एक राज्य में ओबीसी में आती है, दूसरे राज्य में वो नहीं आती है, ठीक है, ये स्वाभाविक है। और कुछ सेंट्रल के हिसाब से होता है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत में अगर SC ST को छोड़ दिया जाए तो भारत में ऐसी कोई जाति नहीं है जो ओबीसी में नहीं आती है, ठीक है। ये बेसिकली ये जाति के आधार पे वर्गीकरण नहीं है, पर ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक आधार पे, जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो पिछड़ापन है, उनके आधार पर ओबीसी की लिस्ट चिन्हित की थी, और ये हुई थी मंडल आयोग में। तो सरल भाषा में बोल दें कि ओबीसी ए और बी ये किसी को बांटने के लिए नहीं है, बल्कि ओबीसी के अंदर सबसे ज्यादा जो पिछड़े हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए है, और ये सरकार के पूरी तरीके से कानून पर आधारित है। तो इसमें राज्य में जो भर्ती दाखिले ये इसी के हिसाब से होंगे। 17% आरक्षण वहाँ पे लागू है। वैसे सेंट्रल लेवल पे ओबीसी को 27% है, लेकिन हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से वो ये करते हैं। तो वेस्ट बंगाल में ओबीसी का आरक्षण 17% है। अब जातिगत जनगणना जब होगी जब तो सारे आंकड़े आएंगे, और जातिगत जनगणना का सेंसस हो ही नहीं रही है। जबकि कोई भी योजना होगी तो उसकी संख्या कितनी है, जब तक वो नहीं पता होगी तब तक किसी भी योजना का कोई मतलब नहीं है। कि कोई योजना, कोई बजट एलोकेशन हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, पर पता नहीं, करते नहीं है। खैर, तो
यही है कुल मिला के। तो ये बेसिकली अब जैसे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में लोगों को हो सकता है, तो ओबीसी ए, ओबीसी बी, ये कम्युनिटी स्तर पे क्लासिफिकेशन है। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये इंडिविजुअल बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, इंडिविजुअल बेसिस पे छटनी की जाती है कि किसको आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ओबीसी में ऐसा नहीं है सबको आरक्षण मिला, नहीं ऐसा नहीं है, उसके अंदर क्रीमी लेयर डिफाइंड है। और क्रीमी लेयर का अभी जो मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से व्याख्या दी है, और वो 93 में जो ऑफिस मेमोरेंडम बना था डीओपीटी के, उन्हीं को ही क्लैरिफाई किया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आय से रिलेटेड नहीं है, इसमें आपको उसका सामाजिक परिवेश, उसका पद, पेशा, सब चीज देखी जाएगी और एक कलेक्टिव बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि अमुक व्यक्ति क्रीमी लेयर में आता है या नहीं आता है। तो यही है, इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की अभी रोक लगी हुई है, तो ये कोई असंवैधानिक व्यवस्था नहीं है और ये चल रही है। और ये बेसिकली जो भी मैंने आज बताया है, ये दस्तावेज और कानून पर आधारित मामला है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।